नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए ये वीडियो है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मुझे इंस्टा पर मैसेज आते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, मैथ में क्या करें, रीजनिंग में क्या करें, कि सर हिंदी पढ़ें या नहीं पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें या नहीं पढ़ें। ऐसी ही तमाम सब्जेक्ट्स में आपकी क्वेरीज होती हैं और मुझे ये लगा कि मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए जो है एक वीडियो आपके लिए लेकर आनी चाहिए और वही वीडियो आपके सामने है। तो आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है अब हो चुका है, 24 अगस्त से होगा, यानी कि 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को, और आज 25 जून। तो लगभग 60 दिन का समय, आप 59 डेज का समय मानकर चलिए। तो इन 60 दिनों में हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि 1% भी पॉसिबिलिटी ना बचे हमारे फेल होने की। तो आज हम ऐसी रणनीति पर काम करेंगे कि अगर आने वाले 60 दिनों में आप उसे फॉलो करते हैं तो मेरा दावा है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जब आपके पास समय कम हो और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो तो हमें जो है सेलेक्टिव भी होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आज हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस बीपीएससी एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं आखिर उसका एग्जाम्स पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस करता हूं। आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये पता चल गया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सब जानते हैं आप। अगर मैं यहां बात करूं बीपीएससी बिहार विद्यालय भर्ती की, अगर हम बात करें तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि चयन प्रक्रिया जो है, मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहां चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है ये आपको पता है कि लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा जो होगी वो कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव आधार पर होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ रहने वाली है। अब अगर हम यहां बात करें, जो पहला पेपर होगा यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ वाला होगा, जो पीआरटी होगा, उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले जो है लैंग्वेज एफिशिएंसी देखी जाएगी, यानी कि एक लैंग्वेज का पेपर होगा जो आपके लिए क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें इस एग्जाम्स के नंबर का कोई रोल नहीं होगा। आपको केवल और केवल इसमें क्वालिफाई करने के लिए जो है 30 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने? 100 में से अगर आपके 30 मार्क्स आ गए तो आप ये एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 आपने जो है हिंदी में प्राप्त किए हैं या इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलाकर प्राप्त किए हैं, यानी कि ऑल ओवर आपके जो है 30 मार्क्स होने चाहिए। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। भाग फर्स्ट जो रहेगा वो 25 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे? इंग्लिश के। भाग दो 75 मार्क्स का रहेगा, और 75 मार्क्स में जो है हिंदी पूछी जाने वाली है, और समय जो होगा आपका 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट में, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो कोई भी परेशानी नहीं है, बड़ी ही आसान सी बात है, यानी कि समय की कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर आप बात करें तो 100 क्वेश्चनों पर आपको 100 अंक मिलने वाले हैं, बिल्कुल सेम वही। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हिंदी में 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब यहां क्या होगा कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए अगर आप देखें तो क्या रहने वाला है। तो अगर हम यहां बात करें, ये पत्र 2 भागों में हो गए। भाग फर्स्ट, अगर मैं बात करूं भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। जो भाग फर्स्ट है वो अंग्रेजी भाषा के लिए होगा, अंग्रेजी भाषा के लिए होगा, और भाग जो सेकंड है वो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। ठीक, यानी कि आप हिंदी ले लें या जो है उर्दू ले लें या बांग्ला ले लें। अब समझना, आपको इस पत्र का जो अहर्तांक है वो दोनों भाग को मिलाकर कम से कम जो है 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आप जो है कोई एक सब्जेक्ट, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो हिंदी छोड़ दे, लेकिन एक बात याद रखना, पूरी तरह से हिंदी नहीं छोड़ी जा सकती इंग्लिश वालों के लिए क्योंकि इंग्लिश के मात्र 25 क्वेश्चन हैं, और 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व हो भी सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि 1-2 क्वेश्चन तो कई बार हमारा जो है मानवीय गलतियों से हो जाता है। हम टिक कुछ करना चाह रहे हैं, भर कुछ और जाता है, तो गलती से कई बार हो जाता है।
तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश पढ़ें और हिंदी में केवल और केवल जो है वोकैब्स देख लें, विलोम देख लें, पर्यायवाची देख लें, मुहावरे देख लें, अनेक शब्द देख लें या तत्सम तद्भव देख लें, तो उसी से आप ग्रामर में ना घुसें। और जिन बच्चों की जो है हिंदी अच्छी है, जिनके इंग्लिश में परेशानी होती है, बस इंग्लिश की स्पेलिंग ही आती है उन्हें, बाकी कुछ नहीं आता, मैं उन्हें ये सलाह करूंगा, एडवाइज करूंगा कि वो इंग्लिश छोड़ दें। जितना समय जो है इंग्लिश में लगाओगे उतना समय जो है किसी और सब्जेक्ट में लगाना, आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो यहां लिखा है कि इस पत्र का जो अर्धांक है वो दोनों भाग को मिलाकर, अगर वो कहता कि अलग अलग जो है पास होना है, 30% इंग्लिश में 30% हिंदी में, तो आपको करना पड़ता, लेकिन यहां दोनों भागों में मिलाकर आपके मिनिमम 30%, इसका मतलब 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की। ठीक है, ये जो पेपर होगा, जो पहला लैंग्वेज का पेपर होगा, ये सभी के लिए होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, सभी के लिए कॉमन है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पेपर में क्या रहने वाला है, तो आपने कहा प्राथमिक विद्यालय यानी कि पीआरटी, जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होंगे वर्ग 1 से 5, उनके लिए क्या आएगा, तो उनके लिए जो सेकंड पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे आपका समय होगा और 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के हिस्से में 1 मिनट आने वाली है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। अब हम इसमें बात करते हैं, जो 120 क्वेश्चन ये कर रहे हैं, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 80 क्वेश्चन तो रहेंगे जीके और जीएस के, और 40 क्वेश्चन रहेंगे मैथ और रीजनिंग के। तो ऐसा जो है, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा कई बार अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 120 में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 80 जीके जीएस के रहेंगे, और जो 40 क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग में कितना कितना रहेगा ये अभी किसी को नहीं पता, हम ये मानकर चल लेते हैं कि दोनों में 50-50 रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ्स में रहेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में रहेंगे, और बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आपकी जीएस में आपके हिस्ट्री से रहेंगे, आपकी पॉलिटी से रहेंगे, आपकी ज्योग्राफी से रहेंगे, आपके इकोनॉमिक्स से रहेंगे, आपकी साइंस से रहेंगे, आपके करंट से रहेंगे, आपके बिहार स्पेशल से रहेंगे। स्टैटिक जीके जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट जो है जीके का ही हिस्सा होता है, स्टैटिक जीके कोई अलग से नहीं होती, बस वो अलग से जो है हमें पढ़नी पड़ती है, मतलब अगर हम उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे तो हम उसे अलग से देखना पड़ता है। ये हो गई सिलेबस की बात। अब माध्यमिक विद्यालय के हों या उच्चतर विद्यालय के हों, उनके लिए ये भी 120 क्वेश्चन का ही आएगा, लेकिन 120 क्वेश्चन में वो 2 भागों में बटा होगा उनके लिए, जो 9 to 10th कर रहे हैं, 11 to 12th कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, 120 में से 40 क्वेश्चन तो आएंगे जीएस के, जीके के आएंगे, सामान्य अध्ययन के, उसमें मैथ रीजनिंग भी होगी, तो जीएस के आएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है। तो आज जो हमारी वीडियो मेनली रहने वाली है वो पीआरटी को बेस करके है, यानी कि पीआरटी के लिए रहने वाली है, प्राथमिक अध्यापक के। अब हम सिलेबस जानने के बाद, एग्जाम पैटर्न जानने के बाद ये बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हम बात उठाते हैं वो करते हैं अपने इंग्लिश की। इसकी बात करते हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज है और 25 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, और 25 क्वेश्चन में से जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलने हैं 25 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलने हैं, 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश केवल वो ही बच्चे पढ़ें जिनकी इंग्लिश जो है अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो ही इंग्लिश पढ़े। जो इंग्लिश में बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स हैं वो अपना समय वेस्ट ना करें, बिल्कुल समय वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना समय आप यहां देकर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते उतना समय किसी और सब्जेक्ट में देकर आप बहुत बेहतर नंबर गेन कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि आप जो है इंग्लिश को छोड़ दीजिए। जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी इंग्लिश बेहतर है, अच्छी है, वो अपनी इंग्लिश पर जो है ध्यान देंगे, और ऐसा ध्यान देंगे कि 25 में से 25 नहीं तो कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। 22 से 23। इस लैंग्वेज के पेपर का एक प्लस पॉइंट आपको लिए ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चा इंग्लिश बेहतर तरीके से जानता है लेकिन हिंदी उसकी बहुत कमजोर है, वो क्या काम करेंगे, वो इंग्लिश अच्छे से पढ़े, वो हिंदी पढ़ना चाहे ना पढ़े, मत पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाकी के 75 क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन भर देंगे ना तो 15-20 क्वेश्चन तो आपके तब सही हो जाएंगे।
और बाकी आप इतने भी कमजोर नहीं होते। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि आप विलोम शब्द एक भी नहीं आएगा, आपको पर्यायवाची एक भी नहीं आएगा, वन वर्ड एक भी नहीं आएगा, मुहावरे आ जाती हैं, लोकोक्तियां आ जाती हैं, तत्सम तद्भव कर ले जाएंगे आप, कई बार तो संधि भी कर ले जाएंगे। तो मेरी जो जिनकी इंग्लिश बेहतर है उन्हें ये सुझाव होगा कि वो हिंदी में जो है ग्रामर के टॉपिक छोड़ दें, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। आप केवल जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव पढ़ लें। वहां से आपके इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको क्वालिफाइंग कर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस तैयारी में लगे हुए हैं कि आपके भाषा के पेपर में 80-90 नंबर आए, तो कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब बनता है सेकंड पेपर में आप जितने 100 प्लस में जाओगे, जितने भी 100 प्लस में जाओगे, आपके सिलेक्शन की गारंटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो इंग्लिश में आपको क्या काम करना है? जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में 10th में और 12th में जो है न्यू स्टाइल आती हैं, बड़ी अच्छी किताबें होती हैं, न्यू स्टाइल बहुत बेहतर किताबें होती हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि इसी तरीके से जो है बिहार में भी होंगे 9th-10th की किताबें। तो आप 9th और 10th की ग्रामर की क्लास पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं आप? 9th-10th ग्रामर की जो है क्लास पढ़ सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो 9th-10th ग्रामर की किताब आप पढ़ लीजिए, आपका काम जो है हो जाएगा। या कोई कॉम्पिटिटिव बुक, कॉम्पिटिटिव बुक में अगर मैं बात करूं तो आप जो है नीतू मैम को पढ़ सकती हैं। नीतू मैम जो केडी कैंपस वाली हैं, आप उनकी पुस्तक पढ़ सकती हैं। या आप जो है एसपी बख्शी कर सकते हैं। लेकिन एसपी बख्शी जो है वो ही पढ़े जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपको पता है इंग्लिश टू इंग्लिश में है। नीति मैम तो बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप जो है या तो नीतू मैम पढ़ लें या एसपी बख्शी पढ़ लें। मैं फिर कह रहा हूं, ये किताबें जो है एसएससी सीजीएल लेवल की होती हैं, ये बहुत हाईएस्ट होती हैं। लेकिन बीपीएससी में आपका 1st to 5th में जो इंग्लिश आने वाली है उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं रहेगा। आपकी थोड़ी सी वोकैब्स पर कमांड हो और ग्रामर तो इसी लेवल का मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई। मैंने फिर यहां लिखा है कि इंग्लिश केवल वे ही स्टूडेंट्स पढ़ें जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। इंग्लिश केवल वही स्टूडेंट्स पढ़ें। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कंपटीशन की स्पेलिंग क्या है और वो इंग्लिश के चक्कर में लग रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल इंग्लिश की किताबें बंद करके रख दें जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है। और जिनकी इंग्लिश बेहतर है वो इंग्लिश पढ़ें, प्लस हिंदी में केवल वोकैब्स देख लें, बाकी ग्रामर का रोल छोड़ दीजिए आप। ये बात हो गई इंग्लिश के 25 क्वेश्चन की, ठीक। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं। तो अगर हम यहां बात करें हिंदी भाषा से जो आपके रहने वाले हैं वो 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन में जो आपके जो है मार्क्स बनेंगे वो 75 मार्क्स बनेंगे। और आपको लैंग्वेज का पेपर जो है पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए, केवल 30 मार्क्स, 100 में से 30। वो आपके केवल हिंदी में आए हों या इंग्लिश और हिंदी में मिलाकर आए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके 30 मार्क्स होने चाहिए और सबसे प्लस पॉइंट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर हम यहां बात करें, ये जो मैंने 2 बुक दी है ये आदित्य पब्लिकेशंस की बुक है, ये आदित्य पब्लिकेशंस की बुक है, और ये यूथ की बुक है, यूथ कंपटीशन की सामान्य हिंदी की किताब है। अगर आप इनमें से कोई एक बुक पढ़ लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बुक कह रहा हूं वही आपको पढ़ें। मैं जो अपने आप पढ़ी हैं, देखी हैं, मैं उनके आधार पर ही आपसे बात कर रहा हूं। जो किताब मैंने देखी नहीं, जो पढ़ी नहीं, उनका मैं नाम क्यों लूं, ठीक है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर आप या तो जो है आदित्य पब्लिकेशंस की पढ़ लीजिए या जो है यूथ की पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ में अगर आप बात करें, तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें क्या है, तो आप देखोगे पहले कोई चैप्टर है, चैप्टर के बाद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ये आपको मानकर चल रहा हूं, अगर आप केवल इसमें तो केवल जो है क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, हर चैप्टर के इतने क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन कि आपका दोनों किताबों में से कोई सी भी किताब अगर आप कर लेते हैं तो आपका 75 में से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर वो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब आपने कंप्लीट किताब को पढ़ा नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए दोनों में से कोई एक किताब, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसे 2 घंटे 3 घंटे पढूं, तो आप केवल रोज आधे घंटे पढ़ें और रोज आधे से पौने घंटे में जो है केवल क्वेश्चन कर जाएं। दोनों बुक में से कोई सी भी एक बुक, दोनों नहीं लेनी है, कोई सी भी एक बुक ले और उनके क्वेश्चन जो है कर जाएं। इसमें यह फायदा है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसके नीचे ही है। इसमें क्वेश्चनों के नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन पहले चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है।
मान लो समास का चैप्टर हुआ तो पहले इसमें समास बताया गया है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण क्या है, कैसे समास विग्रह करते हैं, कौन सा जो है कर्मधारय है, कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा जो है द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप हिंदी में से इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि आपके 75 क्वेश्चन जो है यहीं से रहेंगे, यहीं से रहेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो आप जो है मार्केट में जाएं, अपनी समझ से देखें कि आपको पढ़ने में ये अच्छी लग रही है या आपको पढ़ने में ये अच्छी लग रही है। जोन सी भी बुक आपको पढ़ने में अच्छी ले रही हो उसे ले लें और आज से ही जो है आधे से पौना घंटा, ज्यादा नहीं, बस आधे से पौना घंटा पढ़ना शुरू कर दें। मैं फिर कह रहा हूं कि जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो इंग्लिश को साइड में लगा दें, जितने इंग्लिश को समय दे रहे थे उसका आधा समय जो है इसमें दे दें और आधा समय जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है सेकंड पेपर में जीएस वाले में वहां लगा दें, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो अपनी इंग्लिश पढ़ेंगे और प्लस जो है इन किताबों में से वोकैब्स वाले चैप्टर देख लेंगे, विलोम देख लेंगे, पर्यायवाची देख लेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकार्थी, ये सब देख लेंगे चैप्टर, ठीक है। वो ग्रामर में ना घुसे, वो संधि, समास, छंद, रस, अलंकार पढ़ने की कोशिश ना करें। बात हो गई लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज का पेपर अगर आपका क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर में आप कितनी भी मेहनत करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो फर्स्ट पेपर आपको पास करना है तो स्ट्रेटजी के पास करना पड़ेगा। जब हमारे पास जो है समय बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन सिलेबस अंबार हो तो हमें प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी तय करनी पड़ती हैं, एक स्ट्रेटजी तय करनी पड़ती है कि हमारा जो फाइनल उद्देश्य है, फाइनल जो लक्ष्य है वो केवल और केवल एग्जाम में इतने नंबर्स लाने हैं कि हम मेरिट से बाहर ना हो किसी भी कारण से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की बात करते हैं। मैंने यहां लिखा भी है कि केवल हिंदी पढ़कर भी भाषा का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पेपर की में। अब सेकंड पेपर में जैसा कि मैंने कहा कि आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिनमें 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहने वाले हैं और 80 क्वेश्चन जो है जीके या जीएस के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स पे ही बात कर लेते हैं, मैथ्स पे। अब मैथ्स में दो तरह के बच्चे होते हैं। दो तरह के बच्चे का मतलब क्या है? एक को तो ऐसा लगता है कि भगवान भी आकर पढ़ाएगा तो हम मैथ सीख ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते। और एक बच्चा को ऐसा लगता है कि कोई अगर भगवान ने ये मान लिया है कि कोई एक आधा क्वेश्चन इसका गलत कराना है तो हमारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात और अपने दिमाग में रखना है कि आपके एग्जाम्स का लेवल जो है फर्स्ट टू फिफ्थ है और फर्स्ट टू फिफ्थ जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा आसान रहेगा। अपने केवीएस में लोगों ने पता नहीं इतना इतना मैथ्स पढ़ पड़ा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, लेकिन आया क्या? बिल्कुल आसान सा लेवल, यूपी टेट से भी आसान लेवल बना दिया मैथ्स का। तो यहां मेरी सलाह होगी, आप कहीं भी, कोई भी बच्चा जो कोचिंग कर रहा है, कोई भी बच्चा जो कोचिंग कर रहा है, आप केवल और केवल जो हर चैप्टर में आपको कोचिंग वाले क्वेश्चन दे रहे हैं केवल उन्हीं पर प्रैक्टिस करें, उन्हीं पर काम करें, उससे अलावा कुछ ना पढ़ें आप। जिन बच्चों का कमजोर है वो हर चैप्टर के मेन क्वेश्चनों की स्ट्रक्चर समझ लें कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे बन जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि ए की आय जो है बी की आय से 20% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट है, तो स्ट्रक्चर तैयार कर लें कि स्ट्रक्चर देख लें कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन मैं कर लूंगा। वो अपनी प्रायोरिटी तय कर लें कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं 100% कर लूंगा, तो वो चैप्टर देख लें। लेकिन जब आप किसी एक सब्जेक्ट में कुछ छोड़ रहे हैं तो ये आपसे उम्मीद की जाती है बाकी के सब्जेक्ट में आप और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो मैथ्स में जो बच्चे आप में कोचिंग ना ले रहे हो वो कोई भी एक बुक ले सकते हैं। वो आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर एस अग्रवाल भी स्मॉल वाला मैथ आता है, एक छोटा मैथ आता है। आजकल तो नवीन अंक गणित इतने मोटे मोटे आने लगे, पहले एक छोटा सा मैथ आता था, अब भी आता होगा, वो उसे छोटा आर एस अग्रवाल बोलते हैं। आर एस अग्रवाल का ही है, लेकिन सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं कि जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर हो उसे मैथ सीखने के लिए सबसे बढ़िया है। तो कोई भी एक बुक जो आप चाहें, आपके बिहार में जो है कुछ किताबें होंगी, बिहार में हर स्टेट का अपना एक प्रकाशन होता है जो वहां की परीक्षाओं के लिए अच्छा माना जाता है, तो वो तो मुझे नहीं पता, तो आप वहां के अनुसार भी इसे ले सकते हैं।
तो मैथ्स में आपको कितना ही काम करना है, जिनका अच्छा है वो केवल प्रैक्टिस पर फोकस करें, जिनका थोड़ा कमजोर है वो केवल और केवल कोचिंग के नोट्स पर जाएं, जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं, या कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो कोई एक बुक्स देख लें मार्केट में जाकर जो आसान सी हो, ज़्यादा तगड़ा लेवल ना हो उसका, और उन्हीं पर काम करें। और उनमें भी मान लो आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं नहीं आ रहा, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो। उससे बढ़िया उतना समय जो है परसेंटेज में लगा लो कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा लो, एचसीएफ एलसीएम में लगा लो। तो जो क्वेश्चन जो है कमजोर बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लग रहा है जो चैप्टर, उसे छोड़ दें, आगे बढ़े। ठीक, ये बात हो गई मैथ की। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अधिकतर हर बच्चे जो है कर ले जाते हैं। कभी कभी हाँ बस ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें उतना समय नहीं मिला जितना जो है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ समय की कमी नहीं है। 40 क्वेश्चन आपको केवल सोल्व करने हैं मैथ और रीजनिंग के, बाकी क्वेश्चन तो वन लाइनर होंगे। अगर आपको पता है ना तो फटाफट टिक लगते चले जाएंगे, वन लाइनर ही होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भले ही आपसे जीके में जो है किताब को पढ़ने के लिए कह रहा हूं कि कोई भी क्लास करने के बाद मेरी जो है उस क्लास से जो है उस बुक से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन मैं ये मान रहा हूं उस किताब के 30 से 40% क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं है, आपके मतलब के नहीं है। अभी बात करेंगे उस पर। तो रीजनिंग में इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ ले, या इसके अलावा जो भी बुक आपके पास हो वो पढ़ लें, या इनमें से कोई अगर आपके पास नहीं है तो लेना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई एक ले लें, ठीक है। और अगर आपके पास है तो उसी को पढ़ें, क्योंकि रीजनिंग का लेवल कोई इतना टफ नहीं रहेगा, ठीक है। बस कोडिंग डिकोडिंग में और सीरीज में कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि 15 सालों से 10 सालों से 5 सालों से पढ़े रहे टीचर भी कभी कभी फंस जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज में तो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर हमें यह भी ध्यान रखना है कि यार हमारा एग्जाम 1st to 5th लेवल के टीचर का है, और टीचर्स जो है वहाँ रीजनिंग की क्लास नहीं लेता है, रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाता, आपको पता है किसी भी स्कूल में। मैथ्स तो फिर भी पढ़ाया जाता है, तो रीजनिंग का लेवल जो है इतना टफ नहीं रहेगा। तो आप ये एस चांद की पुस्तक आती है, एस चांद की सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण करके है, इसके राइटर जो है विजय शंकर श्रीवास्तव हैं। तो एस चांद की बुक आती है, विजय शंकर श्रीवास्तव करके इसके राइटर हैं, आप इस बुक को ले सकते हैं। आप एक अरिहंत की आती है, अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ये आर के झा की आती है। दोनों ही किताबें अच्छी हैं, दोनों में से कोई सी भी एक किताब ले सकते हैं। मैं पक्का कह रहा हूं कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पीयूष वार्ष्णेय, आपको जानते होंगे पीयूष वार्ष्णेय को। पीयूष वार्ष्णेय एक रीजनिंग के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, उन्होंने ही एक बुक निकाली है जिसे आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो बुक लिखी गई है ये मिलती तो सब में है, लेकिन ये स्पेशली एसएससी को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, और एसएससी स्पेशली ही ये पढ़ाते हैं, ठीक। तो आप ये मत सोचना कि ये एसएससी स्पेशल है तो इसमें जो है रेलवे के, एसएससी के, या बैंकिंग के, या जो है पीआरटी के क्वेश्चन, टीचर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिल जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर इन तीनों किताबों में मैं समझ जाऊं और 1st to 5th की बात करूं, तो जो आपके पास किताब हो, आपके पास कोई सी भी किताब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजनिंग के बस उसमें सारे चैप्टर होने चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन होने चाहिए। हर चैप्टर में कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो आप इसके साथ जा सकते हैं या इसके साथ, दोनों किताबों में से कोई सी भी एक किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। आप पीयूष वार्ष्णेय के साथ भी, तो तीनों में से कोई एक किताब या इनके अलावा आपके पास कोई किताब हो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई मैथ और रीजनिंग की। कोई भी किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट छोड़ देना, ठीक। आपका कमेंट को जैसे ही मैं देखूंगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अब बढ़ते हैं सबसे मेन जो कोर है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है परेशानी कर रहे हैं, यानी कि जीएस की हम बात करते हैं। जीएस में सबसे पहले हम करंट को ही उठा लेते हैं। किसे उठा लेते हैं? करंट को। करंट का मतलब होता है समसामयिक। इसमें जो है करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछले एग्जाम से 5 से 6-7 महीने के दौरान जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है घटनाएं घटी हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र में हो सकती हैं, राजनीति के क्षेत्र में हो सकती हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हो सकती हैं, मतलब 2 देशों के बीच कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, कोई संधि हो रही है, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी लेवल की हो सकती हैं। तो करंट की अगर मैं बात करूं, करंट जो है हमें कब से कब तक पढ़ना चाहिए, तो आप ये मानकर चलिए कि 24 अगस्त में आपका पेपर है, 24, 25, 26, 27 अगस्त को आपको पेपर है, तो मैं ये मानकर चलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप जनवरी से जो है 15 जुलाई तक का करंट देख लें। कहां से देख लें? जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक का करंट आप देख लें, ठीक।
अब आपको क्या काम करना है, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें लगता है करंट अभी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके पास इतना समय है कि आप रोज आधे घंटे दे पा रहे हैं तो दे दीजिए। ना तो मैं चाहूंगा कि आप जो है जुलाई के एंड में या 15 जुलाई के आसपास जो है कोई बुक खरीद लें, 15 जुलाई के आसपास कोई बुक खरीद लें, और वहां से जो मैं ये मानकर चल रहा हूं 80 में से कम जो है 10-15 के आसपास, 10 से 15 के बीच में जो है आपके करंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 से 15 क्वेश्चन करंट के रहेंगे आपके। तो ये ध्यान रखना है आपको, जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक का करंट तैयार करना है, और उसमें जो बिहार स्पेशल करंट है उसे अच्छे से तैयार करें भाई। बिहार स्पेशल करंट को अच्छे से तैयार करें, यानी कि बिहार सरकार की कोई योजना प्रोग्राम है, कोई उन्होंने नीतियां लागू की हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करें। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तो आप करंट पढ़ेंगे ही, साथ के साथ जो है बिहार स्टेट का करंट आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम आते हैं बुक्स की। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो या तो स्पीडी की आती है करंट की किताब, आप स्पीडी ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, या बिहार बीपीएससी के एग्जाम से पहले 100% घटना चक्र और यूथ कंपटीशन की किताब आएगी, 100% आएगी, आप वो ले सकते हैं। तो स्पीडी ले लें या घटना चक्र ले लें या यूथ कंपटीशन ले लें, इन तीनों में से कोई एक बुक पढ़ लें आप, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर बताया करंट को लेकर जनवरी से 15 जुलाई तक का आप करंट जो है तैयार करेंगे, उसमें जो है आपको बिहार स्पेशल के करंट पे और भी ज्यादा फोकस करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तो पढ़ना ही है, बिहार स्टेट का स्पेशल करंट पढ़ना है आपको। और आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र की करंट की किताब ले सकते हैं, आप यूथ कंपटीशन की करंट की किताब ले सकते हैं। ठीक है, बिहार में एक रुक्मणी पब्लिकेशन भी पढ़ता है, आप रुक्मणी पब्लिकेशन भी देख लेंगे। ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये बात हो गई करंट की। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं भैया, बिहार स्पेशल की बात करते हैं कि बिहार स्पेशल में हम क्या पढ़ें, क्योंकि कोई भी स्टेट होता है, जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम दे, एक बात और अपने दिमाग से निकाल देना कि बीपीएससी एग्जाम करा रहा है तो इसीलिए बीपीएससी लेवल का ही होगा, ये बिल्कुल कतई मत सोचना। बीपीएससी को भी पता है कि वो बीपीएससी अपर प्री नहीं ले रही है, वो पीआरटी जूनियर टीचर के एग्जाम्स ले रही है, तो वो एग्जाम्स को ध्यान में। और जब कोई आयोग जो है किसी परीक्षा को पहली बार आयोजित कराता है तो उसके 99.99% संभावना ऐसी होती है कि पेपर का लेवल जो है आसान या एवरेज रहता है। तो बिहार स्पेशल आप जो है बीपीएससी में भी देखते होंगे, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के आपके ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में पूछे जा सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल के। तो बिहार स्पेशल में आपको क्या काम करना है, ये 3 बुक आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 बुक आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ लें आप, कोई भी एक बुक पढ़ लें। ये दोनों बुक बिल्कुल सेम पैटर्न की हैं। आप यूथ कंपटीशन टाइम का जो है बिहार का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, देखो इसमें जो है वन रिपोर्ट 2021 को भी शामिल किया गया। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज है। जैसे सबसे पहले आप बिहार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, तो बिहार का जब सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो इसमें बिहार की अलग अलग एग्जाम्स में, बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अब बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वहां, इसमें सब पर डिस्कस की गई है, सब पर डिस्कस की गई है। तो आप क्या काम करेंगे, आप इस बुक के साथ जा सकते हैं या इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक में केवल बिहार बीपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पर चर्चा की गई है। तो इसमें बिहार के साथ जो है झारखंड भी है, अगर आप यहां देखेंगे तो बिहार के साथ जो है आपको झारखंड भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से अगर मैं बात करूं, दोनों में से तो मैं इसके साथ प्रीफर करूंगा, यूथ कंपटीशन के साथ प्रीफर करूंगा, क्योंकि इसमें आपको बिहार में अलग अलग एग्जाम्स, वो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम्स हो, उनमें जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो बिहार की राजनीतिक संरचना से हो, चाहे बिहार के इतिहास से हो, चाहे बिहार के सामान्य परिचय से हो, चाहे बिहार की मिट्टी से हो, चाहे बिहार की नदियों से हो, इसमें चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उनका चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं, अगर आपको ये बुक पढ़ लेते हैं, तो बिहार का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाना। आपका मन है आप इसे ले लें, बस मैं फिर कह रहा हूं इसमें केवल और केवल जो है पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है भाई, केवल और केवल क्या है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। यहां हम बात करें, इसी का जो है वन लाइनर ये है, अगर हम बात करें तो इसी का वन लाइनर जो है ये है।
तो आप तीनों में से कोई सी भी एक बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे या इसे ले सकते हैं। अगर आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं, ये वन लाइनर बुक है, तो आप वन लाइनर इसे पढ़ लें। अगर आप मेरी एडवाइस के अनुसार जाएं तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप बिहार के लिए जो है इस पुस्तक को पढ़ें। ठीक है, तो आप जो है यूथ कंपटीशन के साथ जाएं मेरे अनुसार, मेरे अनुसार। बाकी आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को ध्यान में रखते हुए जो है कोई सी भी बुक पुस्तक परचेज कर सकते हैं। ये हमने जान लिया, सेकंड पेपर जीएस में मैथ जान लिया, रीजनिंग जान लिया, करंट जान लिया और बिहार स्पेशल जान लिया। अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल स्टडी की। जनरल स्टडी में मैंने ये बताया था आपको, जिन जिन बच्चों ने मेरे से किताब पूछी थी या जो बच्चे इसे जो है मुझसे अलग, जो हमसे जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं पेड कोर्स में, जो और भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी बड़ी कारगर है। ये ऐसा नहीं है कि केवल मुझसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटजी कारगर है, तो ये सभी के लिए कारगर स्ट्रेटजी है। आप इस पर काम कीजिए और 55 से 58 दिन काम कीजिए, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा अगर आप खुद से ईमानदार रहते हुए इस पर काम करते हैं। अब यहां अगर मैं बात करूं जनरल स्टडी की यानी कि सामान्य अध्ययन की, तो इनमें से कोई एक बुक ले लें। या तो आप जो है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लें, या जो है ये बीपीएससी के ही करके आई है यूथ कंपटीशन की, जिसमें लगभग 8250 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। बिहार की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए जो है एग्जाम्स दिए हैं 8250 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ना हो, तो आप इसके साथ जा सकते हैं लूसेंट के। अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यूथ के साथ जा सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी एक पुस्तक को कर लो। आप चाहें तो जो है यहां कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो जीके की क्लास में अगर आप ये डायरेक्ट ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। या तो आप कोई कंटेंट की किताब, जो कहीं से भी कोचिंग ना ले रहे हैं, वो पहले कंटेंट की किताब पढ़े। मान लो आपने जो है हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन किताबों से करें। जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं मुझसे या किसी और से भी, वो क्या काम करेंगे कि जिस सब्जेक्ट में भी, वो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जिस सब्जेक्ट में भी आप क्लास में कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है यहां से उस चैप्टर के, उस टॉपिक के जो है क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तब ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्ट इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे जितना आप चाह रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक किताब, मैंने यहां लिखा भी है कि जीके की क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपका पूरा हो जाए, उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन इस बुक से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बुक क्लियर हो गई। या तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लें, या यूथ कंपटीशन की जो है बीपीएससी स्पेशल करके ही कोई पुस्तक आई है उसे ले लें, जिसमें 8250 क्वेश्चन है। इसमें मैं बात करूंगा, इस क्वेश्चन के जो है लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपके मतलब के है ही नहीं, उस पर भी बात हम करेंगे। ठीक, इसमें भी नहीं होंगे, इसमें भी बीपीएससी अपर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लेवल के नहीं है। ठीक, लेकिन वहां दायरा सीमित हो गया, वहां बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसमें आपको रेलवे के भी मिलेंगे, एसएससी के भी मिलेंगे, यूपी के भी मिलेंगे, बिहार के भी, एमपी के भी, झारखंड भी, राजस्थान के भी, आईएएस के सबके मिलेंगे। इसमें सीडीएस के भी मिलेंगे, एनडीए के भी मिलेंगे, नेट जेआरएफ के भी मिलेंगे। तो इसमें सब मिलेंगे, इसमें केवल और केवल बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक एक सब्जेक्ट हम जीएस का लेते हैं और बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं, यानी कि इतिहास की बात। हिस्ट्री जो है, इतिहास, ये मैं ये मानकर चल रहा हूं, जो मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जिन जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे मैंने उन्हें प्रीफर यही की थी। कोई एक आध बच्चा कमेंट करता था कि सर नहीं विद एक्सप्लेनेशन बताओ, तो मैं से यूथ वाला इमेज भेज देता था, नहीं तो मैंने अधिकतर बच्चों को यही इमेज भेजी कि आप इससे प्रैक्टिस करो। और मैंने ये भी बताया था कि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चनों के जो है आंसर गलत हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। अब कोई टाइप कर रहा है तो वो एक ही जगह बी लिखा जाता है, बी की जगह सी लिखा जाता है। कई बार किसी क्वेश्चन का आंसर जो है उस कंटेस्ट में कुछ और होता है और दूसरे कंटेस्ट में कुछ और होता है, तो इन्होंने तो वही दिया है ना जो उस कंटेस्ट में पूछा है, उसका आंसर दूसरा भी हो सकता है अगर दूसरे संदर्भ में पूछा जाए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन जो है आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप उसे या तो गूगल पे सर्च कर लें, अपनी किताबों में सर्च कर लें, या फोटो लेकर जो है मुझे सेंड कर दें। ठीक, मैं जो है आपको जैसे ही उसे मैसेज को सीन करूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब यहां बात करते हैं लूसेंट। तो ये जो लूसेंट है ना, ये मैंने देखो इस किताब का जो है 13वां एडिशन लिया है जो 2022 में प्रकाशित हुआ है, उसी के अनुसार मैं पेज नंबर की बात कर रहा हूं।
ठीक है। तो लूसेंट का मैंने 13th एडिशन लिया है, जो 2022 में प्रकाशित हुआ है। अगर इस एडिशन के अनुसार जाएं तो पेज नंबर 1 से 129 तक आप देखेंगे तो इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे। किसके क्वेश्चन मिलेंगे? इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो इतिहास के क्वेश्चन आपको कहां से कहां तक मिलने वाले हैं? तो आपने कहा पेज नंबर 1 से लेकर 129 तक। अब आप क्या काम करेंगे? मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने दिल्ली सल्तनत पूरी कंप्लीट करा दी, भक्ति आंदोलन करा दिया, सूफी संप्रदाय कराया, प्रांतीय राज्य बहमनी, जौनपुर, विजयनगर, ये सारे साम्राज्य करा दिया। अब हमारे अगली क्लास में जो है मुगल काल स्टार्ट होगा। तो जितनी भी मैंने दिल्ली सल्तनत या जो टॉपिक किए हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहां से प्रैक्टिस कर लें, पेज नंबर 1 से 129 तक। अब क्या करना है आपको? इस बुक में जो नेट जेआरएफ के या सीडीएस और एनडीए और यूपीएससी के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप छोड़ देना। नेट जेआरएफ, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी। यूपीएससी लिखा मैंने, यूपी पीसीएस नहीं लिखा, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, आईएएस। तो उनके जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आप छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं एग्जाम्स के अगर वन लाइनर क्वेश्चन हो तो आप उन्हें पढ़ लेना, उन्हें जो है प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, हर सब्जेक्ट में करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। लेकिन जब आप अपने जीवन में 60 या 62 साल तक की फ्यूचर, भविष्य की गारंटी, फ्यूचर सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको प्रयास भी बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो अपने भविष्य को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, बेहतर संसाधन, रिसोर्सेज के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये 55 से 60 दिन ऐसे हैं जो आपके आने वाले भविष्य को शानदार बना सकते हैं। ना केवल आपके, बल्कि आपके परिवार के भी भविष्य को शानदार बना सकते हैं। आपका जो सोशल स्टेटस है उसे बेहतर कर सकते हैं। आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके लिविंग स्टैंडर्ड, सबको बेहतर बना सकता है। ये आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। तो इसीलिए 55 से 60 दिनों की तैयारी नहीं है, ये आपके भविष्य की तैयारी है। तो इसे पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक, इतिहास की बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। यहां देखिए, ये जनरल स्टडी में अगर आप बात करें तो राजव्यवस्था की बात करते हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में भी बिल्कुल ऐसा है। जहां जहां ये फोटो लग रहा है और जो आपको ये बात बताई गई है, वो इस किताब के जो 2022 में 13वां एडिशन आया था उसके अनुसार बताया गया है। पॉलिटी में जैसे आपने मुझसे संवैधानिक विकास पढ़ लिया, संविधान सभा का निर्माण पढ़ लिया, संविधान का भाग 1 पढ़ लिया, तो आप क्या काम करेंगे? जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 130 से लेकर 228 तक, पेज नंबर 130 से लेकर 228 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, फिर यहां सब में लिखा है नेट, जेआरएफ, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी के लंबे प्रश्न छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, हर सब्जेक्ट में यही बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, मैंने सारा जो है एनालिसिस किया है और मैं यहां आप देखें, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, भूगोल की बात करें, तो भूगोल में मैं बात करूं, भूगोल 2 हिस्सों में होता है। एक जो है भारत का भूगोल और एक जो है विश्व का भूगोल। पर्यावरण जो ईवीएस आप पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो पर्यावरण है वो अलग से होता है, लेकिन इस किताब में पर्यावरण के क्वेश्चन भूगोल के अंतर्गत ही दिए गए हैं। ठीक है, अलग से पर्यावरण का टॉपिक नहीं है उसमें, केवल और केवल पर्यावरण के क्वेश्चन भूगोल में मिलते हैं। भूगोल में अगर विश्व के भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। यानी कि आप अपने जो भूगोल को समय दे रहे हैं उसका जो है 40% जो है विश्व भूगोल को दे रहे हैं, तो 60% समय जो है भारत के भूगोल को देना, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां भी आपको क्या काम करना, पेज नंबर 274 से 408 तक जाएं और भूगोल के क्वेश्चन करें। और यहां मैंने लिख भी दिया है, भारत के भूगोल को अच्छे से करें, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को। फिर वही बात है, इस बुक में नेट, जेआरएफ, सीडीएस और एनडीए और यूपीएससी के बड़े बड़े लंबे लंबे प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन जो है वन लाइनर ही आएंगे आपको। ऐसा नहीं है आप केवल इनके छोड़ा, आप पीसीएस के छोड़ दीजिए, कोई सी भी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो और बिहार पीसीएस हो, अपर पीसीएस के जो प्री होते हैं, अगर आपको उसका कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, समझ से बाहर लग रहा है, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अपने जीवन को हम पढ़ाई करते हैं अपने जो है परेशानियों को, समस्याओं को आसान बनाने के लिए, ना कि उन्हें उलझाने के लिए।
तो जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा उलझा रहा है, परेशान कर रहा है, आपका मन नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, आपका मन नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन मैं सीख पाऊंगा, तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स अगर इस किताब में जाएंगे तो 229 से लेकर 273 तक गई है। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग अच्छे से करना, बजट अच्छे से करना, और एक जो है आप कह सकते हो पंचवर्षीय योजनाओं को आपको बेहतर तरीके से करना, और इकोनॉमिक्स में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो इकोनॉमिक्स को आप करंट के संदर्भ में पढ़ना, करंट के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, और बिहार का जो बजट है वो अच्छे से पढ़कर जाना। जो बिहार का बजट है, देश का बजट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बिहार का बजट जो है आपको और अच्छे से पढ़कर जाना है। और फिर वही किताब नेट, जेआरएफ, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी के बड़े प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है आप, इकोनॉमिक्स बहुत टफ होती है, सबकी समझ में नहीं आती। तो इकोनॉमिक्स से जो है जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो बैंकिंग है, और उसके बाद आप बात करें बजट है, इनसे क्वेश्चन जो है आप देख कर जाना, अच्छे से देख कर जाना, और बिहार के बजट को भी अच्छे से समझने जाना। यानी कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम जो है करंट बेस होते हैं। ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की, यानी कि विज्ञान की बात करते हैं, जनरल साइंस। विज्ञान में आपको पता है फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएंगे। मैं ये चाहूंगा कि फिजिक्स और बायोलॉजी वाला सेक्शन आप सबसे पहले पढ़ें। फिजिक्स और बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आप सबसे पहले पढ़ें। भैया कौन सा पढ़ेंगे सबसे पहले? तो मैंने कहा फिजिक्स। फिजिक्स और बायोलॉजी आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद समय बचता है तो आप जो है केमिस्ट्री और कंप्यूटर को भी देखेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जनरल साइंस में फिजिक्स को और बायोलॉजी को आप अपनी प्रायोरिटी में रखें। फिजिक्स और बायोलॉजी के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो कंप्यूटर और केमिस्ट्री में जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी और जो है फिजिक्स से रहते हैं। बायोलॉजी की भी अगर मैं बात करूं, बोटनी और जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी वाले से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछते हैं। यहां लिखा गया है फिजिक्स आपके पेज नंबर 445 से 484 तक है, ये 485 से 491 तक कंप्यूटर है, केमिस्ट्री 492 से लेकर 533 तक है, और बायोलॉजी की हम बात करें तो 534 से 579 तक है। ये मैंने सारा डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है, 2022 का जो 13वां एडिशन है उसके अनुसार। ठीक है, तो साइंस में आप प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? फिजिक्स और बायोलॉजी रहेगी। अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली ना अच्छे से, 2 से 3 बार पढ़ ली, तो मैं ये दावा कर रहा हूं करंट का और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन छोड़ के आपका कोई क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं जाने वाला है, बशर्ते आप उसे अच्छे से करते हैं। अगर आपने वो बहुत बेहतर तरीके से कर लिया, और मैं फिर लास्ट में यही बात कहूंगा कि डायरेक्ट इस किताब को नहीं पढ़ना है, जो क्लास में या किसी किताब के कंटेंट पढ़ने के बाद ही उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं यहां से। ठीक है, ये आपकी जो है जनरल साइंस की बात हो गई। ठीक, जनरल साइंस की। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में आप कला और संस्कृति होता है, खेलकूद होता है और विविध होता है, जो इसी किताब में दिया गया है। पेज नंबर 409 से 444 तक आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 580 से 590 तक जो है खेलकूद के हैं, और 591 से 610 तक जो है विविध के हैं। विविध के कुछ क्वेश्चन इनमें खेलकूद में या विविध में ऐसा मिलेगा कि आपसे क्वेश्चन जो है, मान लो 1995 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और 1995 में क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये पुरस्कार किसे मिला, ठीक है ना, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किसे मिला, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, जो अब जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो उस समय के जिस साल में पूछे गए हैं उस समय के करंट के क्वेश्चन हो, आप उन्हें छोड़ देना। तो इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक, ये डायरेक्ट आप ये जो है नियम बना लो यहां से कि स्टैटिक जीके में मुझे रोज 5 पेज पढ़ने हैं, रोज 5 पेज पढ़ने हैं, तो भी आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रोज 5 पेज पढ़ने। 5 पेज का मतलब एक इधर से एक इधर से नहीं, बस दोनों साइड से एक ही काउंट किया मैंने, यानी कि 10 पेज। आधे घंटे में आपके आराम से जो है 10 पेज काउंट हो सकता है। तो रोज पढ़ें स्टैटिक जीके। अब बात ये आती है मॉक टेस्ट की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट की बात करो, सर मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? मॉक टेस्ट जो है लगाने चाहिए अभी या नहीं लगाने चाहिए? जो बच्चे पहले से तैयारी में हैं, उन्होंने पहले से अलग एग्जाम्स दिए हैं, टीचर के एग्जाम दिए हैं, या कोई बिहार के एग्जाम्स दिए हैं, रेलवे के एग्जाम दिए, वो मॉक टेस्ट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी तैयारी जो है पहले से है। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, अपना पहला एग्जाम्स दे रहे हैं, मैं उन्हें सलाह करूंगा कि मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए। मैं तो सभी को सलाह करूंगा कि मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट आपको जो है 1 अगस्त से स्टार्ट करने चाहिए, 1 अगस्त से।
क्योंकि जो बच्चा फ्रेशर है, जिसने पूरा कंप्लीट सिलेबस ही नहीं किया है, वो क्या मॉक टेस्ट करेगा? फिर आप मुझे मैसेज करते हो कि सर 120 में से 35 आए हैं, सर 120 में से 60 आए हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अपने आप ही हो गए। तो फ्रस्ट्रेट होने का काम मत कीजिए, अब खुश रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग लाइए कि बस मुझसे जो है बिहार टीचर की जॉब उतनी दूर है जितनी दूर जो है एग्जाम की डेट है। एग्जाम की डेट के बाद जो है मैं अपने आप को बिहार का टीचर मान चुका हूं और हूं मैं। अपने अंदर ऐसी फीलिंग लाइए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले के। तो अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मैं सलाह दूंगा कि अभी ना लगाएं। मॉक टेस्ट जो है आप 1 अगस्त से स्टार्ट करें। 1 अगस्त से आप दिन में 1 मॉक टेस्ट लगाएं और हफ्ते का जो एग्जाम से जो 24 अगस्त से आपकी परीक्षा है, यानी कि 15 से लेकर जो है 22 या 23 अगस्त तक आप हफ्ते में नहीं, रोज जो है 2 दिन, मतलब एक दिन में जो है 2 मॉक लगाएंगे। आपके दिन की शुरुआत मॉक से होगी और आपकी जो है रात की शुरुआत जो है, रात का एंड जो है मॉक से होगा। तो अभी आपको मेरी सलाह के अनुसार कोई मॉक नहीं लगाने हैं। आपको किताबें लेकर रखनी है प्रैक्टिस पेपर की या मॉक की, तो लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस पेपर लगाना 1 अगस्त से शुरुआत करें। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप दिन में 1 मॉक लगाएंगे। 15 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप जो है दिन में 2 मॉक लगाएंगे। 1 मॉक जो है सुबह उठते ही लगाएंगे और 1 मॉक जो है रात को लगाकर सोएंगे। उस हफ्ते में आपको क्या काम करना है? जब आप मॉक लगाएंगे, आपका जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करना होता लास्ट के हफ्ते में, लास्ट के 10-12 दिनों में। आपको केवल मॉक टेस्ट में जिस चैप्टर के, जिस सब्जेक्ट के, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, केवल अपने नोट्स उठाकर वहीं से जो है रिवाइज कर लें उन चीजों को। ठीक है, मॉक टेस्ट की थ्योरी समझ गए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा पढ़े, तो मैं बताया मॉक टेस्ट तो आप कोई भी कर लें। वैसे आप मार्केट में जाएं, देखें कि बीपीएससी आपको जो भी एग्जाम देना है, पीआरटी या 9, 10 या 11, 12, देखें मार्केट में कौन सा आ रहा है, तो उसे देख लें, भाई अच्छे क्वेश्चन है इसमें, हाँ ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन है बाद में, तो ले लें आप उन्हें। तो अगर मैं चाहूं तो आप जो है किरण का ले सकते हैं। ये किरण का सामान्य अध्ययन यानी कि 120 वाला प्रैक्टिस सेट है, और ये भाषा का जो 100 क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस सेट है। तो आप चाहें तो मॉक टेस्ट में ये किरण का ले सकते हैं, या आप जो है मॉक टेस्ट में जो है ये ले सकते हैं रुक्मणी का। ये रुक्मणी के लैंग्वेज के इसमें जो है 20 सेट दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 20 सेट। और ये आपको जो है जो जीएस वाला होता है सामान्य अध्ययन, वहां दिए गए हैं 120 क्वेश्चन। 25 सेट है, इसमें 20 सेट है। तो आप कोई भी जो है एक सेट ले लें, कोई भी एक सेट ले लें, ठीक है, तो कोई भी। और एक जीएस के लिए जो है ये भी मुझे अच्छा लगा, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। आपके बिहार में ही जो है ये टीचर हैं, आप इसे भी ले सकते हैं। इसके भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे जीएस में। तो आप चाहें तो बीपीएससी में यहाँ भी जा सकते हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। ये डॉक्टर रणजीत कुमार जो है सिंह है, जो बिहार में ही कोचिंग कराते हैं, तो आप इनसे भी जो है ले सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट की बात हो गई, यानी कि कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात हो गई। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को देखने के बाद भी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मुझसे पिछले 15-20 दिनों से पूछे जा रहे थे, मैं चाह नहीं रहा था कि इस तरह की वीडियो बनाऊं, लेकिन आपके क्वेश्चनों को देखकर जो है मुझे ये लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी ही चाहिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर मिले होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जो है कमेंट कर देना इस वीडियो पर, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसे देखना। तो हमारी जो है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर अब तक नए हो, वीरेंद्राज क्लासेस चैनल पर आप वीरेंद्रा क्लासेस लिखेंगे तो बहुत सारे लिखेंगे, लेकिन जैसे ही वीरेंद्रा में अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो केवल और केवल हमारा ही चैनल लिखा आएगा। तो वीरेंद्राज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर किसी नई वीडियो के साथ फिर किसी दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।